में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी हाईकमान के सामने वो राज्य को लेकर अपना एक्शन प्लान और वरिष्ठों के असंतोष को थामने के लिए उनके स्तर पर की गई कसरत की रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बीती 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की एक्शन प्लान के साथ धामी के दिल्ली में दस्तक। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। सीएम बनने के बाद आज पहली बार दिल्ली के लिए होंगे रवाना। गृह मंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के दौरे पर धामी रहेंगे। चर्चाएं क्या होंगी ये देखने वाली बात, क्योंकि सभी की नजर है, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव बेहद करीब। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो तमाम मंत्री शामिल हुए उनमें से भी कुछ से मुलाकात करेंगे, लेकिन चर्चाएं क्या होंगी, बातें क्या होंगी मुलाकातों के उस दौर में, ये भी देखने वाली बात। तो चलिए आज के दिन लाइव डिबेट शो में अभिमन्यु कुमार, सीनियर बीजेपी लीडर लखपत बुटोला जी, कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, लखपत जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। अभिमन्यु जी, क्या है एक्शन प्लान जिसको लेकर दिल्ली में दस्तक दे रहे पुष्कर सिंह धामी? क्या चर्चाएं होंगी मुलाकातों की इस दौर में? अभिमन्यु जी। बहुत ही स्पष्ट है, जब 2017 में हमारी सरकार बनी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जनता ने भरोसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस समय के जो चुनाव प्रचार में उसमें प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दौरा किया था और उन्होंने दो टूक कहा था कि भाई आप उत्तराखंड को डबल इंजन की सरकार दीजिए ताकि केंद्र और राज्य मिलकर प्रदेश का तेजी से बहुमुखी विकास हो सके। जनता ने प्रधानमंत्री पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी में 57 सीट, उसी के तहत हमारे आज के मुख्यमंत्री अपने केंद्र के वरिष्ठ नेताओं से, में प्रधानमंत्री जी भी हैं, गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री आदि विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अभी तक जो 3-4 दिन में उन्होंने प्लान किया है राज्य के विकास के लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अपनी योजनाओं जो केंद्र की यहाँ चल रही है उनके क्रियान्वयन के बारे में खुलकर बातें होंगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास करती है और केंद्र और राज्य मिलकर, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जब राज्य और केंद्र की टीम एक टीम होकर काम करेगी तो पूरे राज्य का विकास तेजी से होगा। लोगों की भावनाओं के रूप, आकांक्षाओं के अनुरूप, आशाओं के अनुरूप हम जन कल्याणकारी राज्य का दे सकेंगे। उसी दिशा में ये उनका ये पहला कदम है। ठीक। बुटोला जी, देखिए पूरी तैयारी में अभी से बीजेपी लगी हुई है, एक्शन प्लान के लिए जा रहे हैं दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी। रणनीतियां पूरी तैयार की जाएंगी कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में लोगों को साधा जाए और क्या कुछ आगे योजनाएं बनाई जाए। ऐसे में चिंतित हैं या फिर आप लोगों की भी रणनीतियां कुछ उसी तरह से जारी हैं? देखिए सागर जी, इस प्रदेश के लोगों ने, अभिमन्यु जी ने बहुत अच्छा कहा, अमित शाह जी और मोदी जी के चेहरे पे भरोसा करके 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया था। लेकिन क्योंकि इस प्रदेश के जनादेश का अमित शाह और मोदी जी ने बड़ा अपमान किया है, मैं समझता हूं कि यहाँ के 100 करोड़ लोगों के अपमान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, इस प्रदेश में 3 नकारा मुख्यमंत्री दिए। पिछले 4 महीनों में 40 दिन तीनों निवर्तमान, पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर रहे हैं। प्रदेश की सेवा करने के बजाय ये दिल्ली में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, त्रिवेंद्र जी ने लगातार 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद मायूसी के साथ देहरादून आए, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। तीरथ जी 4 दिन दिल्ली रहने के बावजूद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अब ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी कितने दिन रहते नहीं रहते, क्योंकि 22 में तो जनता ने इन्हें हटाना ही है। लेकिन बीजेपी क्या उससे पहले इन्हें भी हटा देती कि नहीं हटाती? अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने चाटुकारिता करने के लिए जिस तरह से दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पौने 5 साल में भाजपा ने इस प्रदेश को क्या दिया है।
अभिमन्यु जी कह रहे कि बहुत विकास हुआ, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की आपको सरकार दी गई, इसलिए तो नहीं दी गई थी कि आप 3 मुख्यमंत्री बदले, इसलिए तो नहीं दी गई थी कोविड में सबसे ज्यादा देश में मरने वाली जो रेशियो है उत्तराखंड की हो, इसलिए तो नहीं दी जाए सबसे कर्जे में डुबाने वाला प्रदेश उत्तराखंड हो, इसलिए तो नहीं दिया गया था कि आपके विधायक बलात्कार पे बलात्कार करें, सारे विधायक आपके विधायक में से 7-8 विधायक बलात्कार के केस में घूम रहे हो, इसलिए तो नहीं दिया गया था कि आप कुंभ के अंदर आरटीपीसीआर घोटाला कर दो, इसलिए तो नहीं किया गया था आप विकलांगों के साथ कर्मकांड बोर्ड में घोटाला कर दो, इसलिए तो नहीं दिया गया था कि आप जिस तरह से आपने देखा होगा कि नर्सिंग भर्ती नहीं कर पाए, जिस तरह से आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कर पाए, एक आदमी को रोजगार नहीं दे पाए, आप जिस तरह की बातें कह रहे मान्यवर, इसलिए जनता ने नहीं चुना था। मोदी जी ने बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़ी बातें कही, उन बातों पे जनता ने भरोसा किया। लोगों को लगा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लोगों ने वोट दिया, लोगों को लगता था उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनकी दुश्वारियां दूर होंगी, उनको रोजगार मिलेगा, और इसलिए नहीं दिया था कि आप डीजल पेट्रोल 100 रुपए पा ले जाएं, खाने का सरसों का तेल। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली दर्शन जरूरी है ताकि कुर्सी बची रहे, ये भी डर है पुष्कर सिंह धामी के जहन में? दिल्ली दर्शन नहीं, दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो आज भारत सरकार चला है, उसके विभिन्न मंत्रालयों का काम देख रहा है, उन नेताओं से मिलना जुलना, मार्गदर्शन, अपनी बात उनको बताना, हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या कैसे करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करना, ये सब उसकी गए हैं। अभी बुटोला जी ने 2-3 बातें की हैं, मैं बुटोला जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आज देश में जब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस समय आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 राज्यों में सरकार चला रही है। तो अभी जो इन्होंने जो भी दोषारोप हो गया, देखिए हमारा ये मानना है कि हर पार्टी जिसको जनता मौका देती है, भरोसा करती है राज्य सरकार चलाने का, वो पार्टी अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, अपने कार्यक्रमों को अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ जनता के बीच ले जाती है, उनको राहत पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, जो आज देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टी की सरकार चल रही है, और कांग्रेस की भी 3 राज्यों में सरकार चल रही है। तो जो इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य सरकार पर जो भी दोषारोपण किए हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये छोटी छोटी घटना जो इधर एक घटनाएं मात्र घटनाएं होती रहती हैं राज्यों में, तो क्या इनके तीनों के तीनों आज के राज्य में, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो 3 राज्यों में काम कर रहे हैं, वहाँ तीनों राज्य क्या इन सब दोषारोपण से मुक्त है? नंबर 1, एक तो ये बता दें मेरे को, अगर है ऐसा लगता है इनकी बात से कि जहां पर राज्य कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर पूरी तरह राम राज्य है, जो भी इन्होंने वर्णन किया है, इस प्रकार की कोई घटना वहां नहीं हुई। दूसरी बात, इन्होंने फिर वही बात की कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। मानते हैं भाई, आप अगर इस बात को नहीं मानते, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि देखिए राज्य सरकारें जब जनता चुनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, कार्यक्रमों में, योजनाओं में उसका विश्वास है, उसका कार्यक्रम भाजपा सरकार कर रही है। अब उसमें मुखिया 1 बदला, 2 बदला, 3 बदला, चलो वहां से अगर ये इतना ही दोषपूर्ण है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा कर रही है? देश में इससे पहले कभी राज्यों के मुख्यमंत्री बदले नहीं है? नहीं अभिमन्यु जी, निशंक जी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, लोगों को उम्मीदें थी कि उत्तराखंड भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, बेहतर वो काम करेंगे। अजय भट्ट को देखिए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, लेकिन उत्तराखंड को कुछ सौगातें नहीं मिल पाई, कुछ बेहतर काम ये लोग नहीं कर पाए उत्तराखंड के होने के नाते। माफ कीजिएगा, मैं इस बात से जरा सहमत नहीं हो पाता हूँ। कारण क्या है कि राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, उनके जो मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार मंत्री पूरे देश का मंत्री होता है, पूरे देश की उस पर जिम्मेवारी होती है, देश राज्यों से ही बना होता है। तो हमारे यहाँ हर राज्यों की बराबर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मंत्री उत्तराखंड का हो या तमिलनाडु, केरल से हो या कश्मीर से हो, गुजरात से हो या असम से हो, मंत्री तो कहीं ना कहीं से आएंगे ना। तो पूरे देश की प्रतिनिधि सरकार चल रही है, तो जो भी मंत्री है, जिस विभाग का मंत्री है, उसकी योजनाएं जो है पूरे देश के लिए लागू होती है, सभी राज्यों के लिए लागू होती है। तो इससे ये कल्पना करना कि उत्तराखंड का मंत्री क्या उत्तराखंड के लिए काम करेगा क्या? मान लिया शिक्षा मंत्री सर किसी राज्य में तो काम नहीं कर पाया, तभी तो हटा दिया गया।
कोरोना काल में शिक्षा की नीति में उन्होंने जो काम किया, पीएम नरेंद्र मोदी उससे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उनको हटा दिया। ये भी तो एक्सेप्ट करिए। ये जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं, वो उनका उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्या? हमारी सोच ऐसी नहीं। हमारी सोच जो शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, सभी राज्यों में समान रूप से और प्रभावी रूप से कारगर होगी, उसके लिए काम हो रहा है। तो हम इस तर्क को बाय नहीं करते, हम इस पर सहमत नहीं है। चलिए बोलिए लखपत जी, अगर बीजेपी अगर तैयारी कर रही है, रणनीतियां बना रही है, इसमें आप घेरने की कोशिश अब कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए कैसे जो असंतोष अब दिखाई दे रहा है वरिष्ठों में, उनको दूर करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। इस पर अब चर्चाएं करेंगे, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री बना तो काफी वरिष्ठों में असंतोष था। यही सवाल आपसे भी अभिमन्यु जी कुछ देर के बाद होगा। लखपत जी पहले आपसे। जी, आपने निशंक जी को हटाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा इन्होंने केवल जुमलों में सरकार बनाई, यहाँ की 1.25 करोड़ जनता को ठगने का काम किया और यहाँ से केंद्रीय मंत्री को हटाकर राज्य मंत्री दिया है। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा को इसको विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि हम सरकारें कहीं से बने, मुख्यमंत्री मंत्री कहीं से भी बने। आप मान्यवर, मैं आपसे कह सकता हूं कि हर राज्य चाहता है कि केंद्र में उसका बेहतर प्रतिनिधित्व हो। आपकी सरकार है, हमारे ज्यादा से ज्यादा सांसद उसमें प्रतिनिधित्व करें, और ये गर्व की भी बात होती है निश्चित रूप से। और इससे प्रदेश का मनोबल बढ़ता है, प्रदेश के लोगों का भी मनोबल बढ़ता है राष्ट्रीय नीतियों पे, क्योंकि आपकी विफलता रही, क्योंकि आप 2 साल में सत्ता में हैं, सत्ता का सुख ले रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन शराब की दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन स्कूल आप 2 साल में खोल नहीं पाए। ये केंद्र सरकार के लिए और आप भाजपा के लिए और शिक्षा मंत्री के लिए शर्म की बात थी। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता, जो सरकार 2 साल में एक दिन स्कूल ना खोल पाई, जो ये तय न कर पाई कि किस तरह से हम मूल्यांकन करें, किस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर करें, जी ये विसंगतियां जो आप खड़ी करके लाए जिस नई शिक्षा नीति की जिसको आप बात कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कभी इतिहास में हुआ नहीं। अब आपने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली इसलिए गए हैं कि वो योजनाएं लाना चाह रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपसे पूछना चाहता हूँ। पिछली सरकार, मोदी सरकार में अजय टमटा जी अभी वर्तमान सांसद है, आप नाम भी भूल गए होंगे, वो केंद्रीय मंत्री रहे। एक योजना बताएं वो जो जिस पे आप गर्व करें कि उन्होंने उत्तराखंड को ये योजना दी, उन्होंने एक काम उत्तराखंड के लिए कर दिया हो। आप केवल और केवल जातीय समीकरणों पे, जुमलेबाजी पे, ड्रामेबाजी पे, गुलाबी सपने दिखाने पे ही चुनाव जीतने का मैं समझता हूं कि आप लोगों की रणनीति रहती है और उसी को लेके आप आगे बढ़ते हैं। जनता काट की हांडी एक बार चढ़ती है। आपने जनता को 2-2 बार ठग लिया, जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। आपको 2/3 से ज्यादा बहुमत इसलिए नहीं दिया गया था कि आप 3-3 मुख्यमंत्री बदले। क्यों आपने मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्यों 2-2 नकारा मुख्यमंत्री बनाए, और यदि अच्छे थे तो क्यों आपने रखा नहीं उनको? पहली बात है। दूसरी बात, आपको इस बात पे जवाब देना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री को जो सुविधाएं मिलती है वो जनता के पैसे से मिलते हैं। आप कितने प्रदेश अध्यक्ष मतलब कितने जनरल सेक्रेटरी बनाओ, उस समय लेना देना नहीं। ये पैसा भाजपा के मुख्यालय से नहीं जाता, ये जनता के खून पैसे की गाड़ी कमाई जाती मुख्यमंत्रियों पे जो खर्चा हो जाता है। और 10 साल कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री दिए, उसमें से एक आप ही के साथ चले गई, और भाजपा ने पिछले 9 सालों में 8 मुख्यमंत्री दे दिए। ये भी जनता देखेगी कि आप रोजगार तो दे नहीं पाए, नर्सिंग भर्ती तो कर नहीं पाए, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती तो कर नहीं पाए, लेकिन मुख्यमंत्रियों की भर्ती आप ताबड़तोड़ करे कोरोना काल में, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत थी, डॉक्टरों की जरूरत थी, मेडिकल की जरूरत थी, तब आप भर्तियां पे भर्तियां कर रहे थे। तो किस चीज की कर रहे थे? मुख्यमंत्रियों की कर रहे थे। तब आप बातें कर रहे थे किस चीज की कर रहे थे? बिजली के दाम बढ़ाने का कर रहे। तब आप बातें कर रहे थे तो किस चीज की कर रहे थे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की कर रहे। तब आप बात कर रहे थे किसकी कर रहे थे? राशनों की और सब्जी के दाम बढ़ाने की बात कर रहे थे। एक तो कोरोना काल में लोगों की आजीविका चली गई, लोग वैसे तरस रहे हैं, ऊपर से आपने जिस तरह से ये महंगाई बढ़ा दी है, जिस तरह से आपने सरसों के तेल की कीमत 4 गुना बढ़ा दी है, जिस तरह से डीजल पेट्रोल को 100 के पार ले गए हैं, इसलिए सरकारें चुनी नहीं गई मान्यवर। सरकार निश्चित रूप से मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि कई बार सरकारें बाय डिफॉल्ट भी चुनी जाती हैं और उसका जवाब जनता देती है। आप बाय डिफॉल्ट चुनाए गए हैं और आपने झूठे वादे करके, आपने बड़े बड़े जुमले दे करके जो लोगों को सपने दिखाए थे, लोग उस उम्मीद में आ गए। लोगों को लगता था कि कुछ बेहतर होगा, कुछ आजीविका के लिए लोगों का आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि आप 7 साल में 18 करोड़ लोगों को और गरीबी की रेखा से नीचे ले जाएंगे। आप कहते हैं कि हम
गरीबी के लिए काम कर रहे हैं। आपने इस देश के अंदर आज 40% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे लोगों को ले जाने का काम किया। 18 करोड़ लोगों को केवल आप पिछले 2 सालों में गरीबी की रेखा के नीचे ले जाने का काम आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की आप बात करते, किसानों को आपने सड़क पे छोड़ दिया मरने के लिए। 700 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं चलिए सुनोगे। लखपत जी जवाब ले आप लेते हैं। सड़कों पे जो अभिमन्यु जी जो बातें कह रहे हैं लखपत जी, क्या इन्हीं को लेकर चुनावी मैदान में आप जाएंगे? ये वो नाकामियां हैं जो गिनवा रहे हैं लखपत जी बीजेपी की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ कुछ बात करता हूँ तो मेरी बात लखपत जी तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, क्योंकि बार बार वो उनकी सुई उसी ट्रैक पर आ जाती है जो पहले शुरू किया था। तो या तो मेरी बात वहां तक पहुँच नहीं रही है, पहुँच रही नहीं है। सुन रहे हैं ना लखपत जी? आवाज मिल रही है आपको? अभिमन्यु जी की आवाज मिल पा रही है लखपत जी? तो जी 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 बड़े पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो आपने खुद भी बोला होगा, कई बार बोला होगा, जब हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपने ऊपर भी उठती है। मैंने वही विषय रखा था आपके सामने कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का इसमें पब्लिक का पैसा लगता है, कोई आप प्रदेश अध्यक्ष 10 बार बदले कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री जनता का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। मैंने इसी बारे में पूछा था कि आप जिस पार्टी से आते हैं, आपकी पार्टी कोई नई नवेली पार्टी नहीं है, कल पैदा हुई पार्टी नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा वर्षों तक जनता ने भरोसा किया है। उसने अनेकानेक वर्षों तक, लगभग 50 वर्षों तक राज्यों पर और केंद्र पर शासन किया है। तो अगर आपकी सरकार जब आपके स्टॉलवर्ड नेता थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे वगैरह, इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तब क्या आपने मुख्यमंत्री नहीं बदले अपने राज्यों की? तब वो सिद्धांत लागू नहीं होता था। ये अभी 2014 के बाद लागू होता है। एक तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। दूसरा, इन्होंने जो भी बातें की राज्य सरकार के बारे में, उसमें मैं आज की सबसे हॉट टॉपिक लेता पेट्रोल के प्राइस। ठीक है, मैंने बताया कि आज भी 3 राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं। राज्य सरकार भी उस पर टैक्स लेती है, केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है। मतलब काफी प्रोपोर्शनेट मात्रा में, अच्छी मात्रा में टैक्स किया जा रहा है। हाँ, अगर बुटोला जी अपने 3 राज्यों में से किसी भी एक राज्य ने, कांग्रेस के राज्य ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करके जनता को राहत दी होती, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते, तो शायद जनता इनको गंभीरता से लेती, पार्टी को भरोसा करती। ऐसा तो कुछ किया नहीं है, बल्कि तीनों राज्यों में नहीं। अभिमन्यु जी अगर क्या 3 राज्यों में कांग्रेस अगर पेट्रोल डीजल का दाम अगर टैक्स अगर कम करेगी? सागर साहब, ये मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता बुटोला जी की बात पर है। उन्होंने जो बात कही है उसके उत्तर में मैंने कहा है, मैंने आपके लिए नहीं कहा, ये उनके लिए, उनको जवाब देना चाहिए। मैंने इसमें गलत क्या कहा है? नहीं, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभिमन्यु जी। आप जिस राज्यों का आपके जवाब पर ही सवाल है अभिमन्यु जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस अगर टैक्स अगर हटा दे उन राज्यों में, तो क्या केंद्र से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? क्या बीजेपी भी अन्य राज्यों में काम करेगी? आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जब कांग्रेस प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल की महंगाई कर दी, अभी हम राज्य सरकार के उत्तराखंड राज्य की डिबेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन उत्तराखंड पर भी लागू होता है ना। मैंने केवल हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने सुनी होगी, एक साधु महाराज के पास एक मांगी कि मेरा बेटा ये गुड़ बहुत खाता है, मैं इसको जरा इसके इलाज कीजिए। साधु ने कहा कि 15 दिन बाद आता। वो 15 दिन बाद माँ फिर बेटे को ले गई। ठीक है, लखपत जी जवाब दे रहे हैं। अभिमन्यु जी, लखपत जी आपका जवाब दे रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लखपत जी, मैं एक कह रहे हैं मान्यवर, आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत तय होती है वो क्रूड ऑयल पर तय होती है। अब कांग्रेस 65 रुपया डीजल को पेट्रोल को देती थी, उस समय 152 से 132 डॉलर पर बैरल था, और आप कोरोना काल में $18 पर बैरल आए, आप 100 रुपये पा ले गए। 835% आपने टैक्स बढ़ाया क्रूड ऑयल पे, 835%। मैं 69 दुनिया का सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी हिंदुस्तान की सरकार लेती क्रूड ऑयल पे। सुन लीजिए, इस पे जवाब दीजिए। आपने 69% किया। दुनिया का पहला देश हिंदुस्तान है जिसपे सबसे जिसपे आप वो लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, और आप राज्य सरकारों की बात कहना चाह रहे हैं ना? आप यदि केंद्र में कंट्रोल नहीं कर सकते तो सत्ता से हट जाइए।
नहीं चलती सरकार थोड़ा हट जाए, क्रूड ऑयल $18 आएगा। देखिए लखपत जी डिबेट दूसरी दिशा में जा रही है। मैं बस आखिरी जवाब ले रहा हूं अभिमन्यु जी का इस पर। 21 लाख करोड़ रुपया आपने कमाया, वो पैसा कहाँ गया है? उस 21 लाख करोड़ का जो लखपत जी कमाया वो कहाँ गया? लखपत जी डिबेट देखिए दूसरी दिशा में जा रही है। जल्द से जल्द मैं जवाब इस पर चाहता हूं, ताकि जिस मुद्दे पर आज के दिन हम डिबेट करना है उस पर ही रहें तो बेहतर होगा। अभिमन्यु जी, क्या जो वरिष्ठ लोग हैं जिनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी, क्या उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए काम इस समय किया जा रहा पुष्कर सिंह धामी की तरफ से? क्या इस पर भी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं? क्या इस पर भी मंथन किया जाएगा कि कैसे उनको दूर किया जाए? क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक अगर उनसे इस्तीफा दिलवाया गया या अगर वो दे रहे हैं तो ऐसे में उनकी भी नाराजगी दिखाई देगी चुनाव के दौरान, और अगर उनका रुख कुछ और हुआ तो क्या करेगी बीजेपी? देखिए, आज का जो देश में राजनीतिक सिनेरियो है उसमें ये आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है, बड़ा जायज प्रश्न है। तो आज वातावरण इसी प्रकार का बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ एक अलग पार्टी है। पार्टी विद डिफरेंस है। क्या है कि एक राजनीतिक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें सामूहिक नेतृत्व काम करता है। ये किसी वंश के लिए काम नहीं करती कि एक राजा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, उसके बाद उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा या भाई बनेगा, पत्नी बनेगी या अध्यक्ष वगैरह जो कुछ भी है। ये वंश परंपरा पर काम करने वाली नहीं है। यहाँ एक के बाद एक कार्यकर्ता उसकी योग्यता अनुसार तो काम दिया जाता है और सब सामूहिक नेतृत्व के साथ मिलकर काम करते हैं। तो उसमें जो ये इस प्रकार की जो नाराजगी होना कोई अजूबे की बात नहीं है, होती है। मन में आदमी है, उसको मन खराब होता है, कई बार उसको बुरा लगता है, कई बार अच्छा लगता है। तो उनको समझाने बुझाने का, मनाने का भारतीय जनता पार्टी में एक वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म है, लगातार है। हम ऐसे ही इतनी बड़ी पार्टी नहीं बने। विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो इसमें ऐसा नहीं कि आज ये नाराजगी होगी, इससे पहले नहीं हुई होगी। सभी में होती है, हमारे यहाँ भी होती है, पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है, आगे भी होती रही है। लेकिन उसको मैकेनिज्म एक होता है कि किस प्रकार से हम एक मैकेनिज्म डेवलप करें। वो हमारे पास पूर्णतः विकसित डेवलप एक मैकेनिज्म है। हम हर कार्यकर्ता से हर स्तर पर बातचीत करते हैं, उससे आराम से उससे विचार विमर्श होता है और उसकी जो बातें उनको ध्यान से सुनते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं और सब मिलजुल कर भी काम करते हैं। यही आधार है। हमारी पार्टी लगातार बढ़ रही है और आपने भी उत्तराखंड में देखा कि 4 महीने में एक मुख्यमंत्री आता है और सबसे जूनियर मुख्यमंत्री आता है, युवा जोश से भरपूर आता है और कितने अनुभवी वरिष्ठ मंत्री उसकी कैबिनेट में। शुरू में ये ऐसी खबरें मीडिया में आई थी, शायद कुछ नाराजगी है, लेकिन क्या हुआ, एक बार ये खबरें आई शायद आज 5 बजे मुख्यमंत्री धामी जी अकेले शपथ लेंगे, ये भी मीडिया में फ्लैश हुई थी। हम सब देख रहे थे, होगा क्या 5 बजे और सारे मंत्री उनसे जो बहुत वरिष्ठ है, अनुभव में भी वरिष्ठ है, आयु में भी वरिष्ठ है, राजनीति में भी वरिष्ठ है, सबने उनके नेतृत्व में मंत्री परिषद की शपथ। ठीक है, वक्त कम है, लखपत जी के पास भी चलता है। तो हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म है और वो वेल ऑयल मैकेनिज्म है, काम करता है। ऐसे सिर्फ पार्टी में भी तो अच्छा रहेगा। ठीक है लखपत जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि अगर जो नाराजगी दिखाई दे रही है अंदरूनी बीजेपी की, कांग्रेस की भी अंदर फूट कर अंतर कला दिखाई दे रहा है कई राज्यों के अंदर, लेकिन उत्तराखंड के अंदर कैसे कांग्रेस को मजबूत आप करेंगे? क्योंकि बीजेपी तैयारी कर रही है उधर, और ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर अगर थोड़ी बहुत खटपट है तो क्या इसका विपक्षी दलों को फायदा मिल सकता है? लखपत जी, मैं समझता हूं कि ये 2/3 बहुमत से ज्यादा जो सरकार मिली थी, 57 विधायकों को जो उत्तराखंड की जनता ने मोदी जी पे भरोसा करके जो भरोसा जताया था, इन्होंने उसका अपमान किया। इस प्रदेश की चिंता होती, उसका विकास करते तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, विपक्ष के नाते ये सरकारें कुछ कमियां करती है, हम निश्चित रूप से इन्हें इंगित करने का काम करते और जनता के मुद्दों पे इन्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए हम लगातार संघर्ष का काम करें। आज की उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है, जनता देख रही है 3-4 महीने कब गुजरे, कब इस सरकार से हमें मुक्ति मिली। मैं आज भी कह सकता हूं कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक भी हमारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री का घेराव है और पूरे के पूरे जिन महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर बलात्कार से लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर के हम 7 तारीख को भी हमारा आंदोलन था सड़कों पे और हम कल मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकार जनता की बातें नहीं सुन पा रही है, लोगों के दुख दर्द इसको नहीं दिखाई दे रहे। महंगाई
भ्रष्टाचार इसको नहीं दिखा दे रही, बेरोजगारी इसको नहीं दिखाई दे रही, जो इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हुए इनको नहीं दिखाई दे रहा है। जनता को पक्का सब जरूर दिखाई देगा 2022। बिल्कुल लखपत जी, जनता तो अपना फैसला करेगी और मतदान के दिन जनता का ही वो दिन होता है, उस दिन देखेगी कि कौन होगा हमारे लिए बेहतर, उसी को चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है लेकिन दिल्ली का दौरा काफी अहम। लखपत जी, अभिमन्यु जी, बहुत आप लोग चर्चा में शामिल हुए, तो दिल्ली का दौरा पुष्कर सिंह धामी का काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान वो ये बातचीत करने वाले हैं आलाकमान से कि आखिर अब कैसे उत्तराखंड में आगे विकास की रफ्तार को बढ़ाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करने के बाद क्या आगे की रणनीतियां तैयार की जाएंगी, क्योंकि एक्शन प्लान जो तैयार किया है इस समय पुष्कर सिंह धामी ने, उसको पेश करेंगे, रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 दिनों का कि हमने किस तरह से काम किया और आगे क्या काम करेंगे। कल के दिन क्या बातचीत होती है, देखने वाली बात, हम करेंगे चर्चा। फिलहाल देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।